हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और जैसा कि आप जानते हैं हम सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के साथ शुरू कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर कर लिया है। यह है लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करूँ तो वो रिफ्लेक्शन से अलग कैसे है। तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर लेट्स से हमारा यहाँ पर सरफेस है, एक प्लेन मीडियम है, यहाँ पर अगर लाइट रे टकराती थी तो वो बाउंस बैक हो जाती थी, मतलब ऐसी आई और उसी में ही चली गई। तो यहाँ पर जो मीडियम हुआ करता था वो हमेशा सेम हुआ करता था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर यहाँ पर एयर थी, ठीक है, और जैसे कि ऊपर एयर है तो एयर में ही हमारी लाइट रे आई और उसी से टकरा के एयर में ही गई, मतलब एयर से आई एयर में ही है, तो अभी तक एक ही मीडियम के अंदर है। तो जब एक ही मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल करती है तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ये मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि लाइट रेज जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है लाइट की। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, अब अगर हमारे जो मीडियम्स हैं अगर वो बदल रहे हैं तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। लाइट स्ट्रेट लाइन में ज़रूर ट्रैवल करती है लेकिन प्रोवाइडेड कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो फिनोमेना होता है बेसिकली लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, मतलब अगर लाइट रे ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाना। ठीक है, ये डायरेक्शन का चेंज होने का जो फिनोमेना होता है जब लाइट ऑब्लिकली ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये सरफेस है, इधर ऊपर एक मीडियम है एयर और इसके नीचे है वाटर। ठीक है, ऐसे दो मीडियम है और इनके बीच का ये सरफेस है, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो ऑब्लिकली जब ये ट्रैवल करेगी तो इसकी जो बेसिकली चेंज आता है डायरेक्शन में, मतलब अगर इसे सीधा जाना चाहिए था और ये ऐसे निकल गई तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये होता क्यों है, तो ये बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो हर मीडियम में बदलती रहती है। मैं आपको बता चुका हूँ वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मीडियम में उसकी सेम रहेगी, उसकी जो स्पीड होगी वो वाटर में कुछ अलग होगी, राइट, ग्लास में कुछ अलग होगी, और ऐसे जैसे जैसे मीडियम मतलब बदलता रहेगा ना वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बदलती रहेगी। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के कुछ अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो अगर आपने कभी एक टंकी देखी हो, टैंक होता है उसके अंदर जैसे कि पानी भरा हो, तो कभी भी उसके बेस की तरफ देखना वो हमेशा लगेगा कि ऐसे ऊपर उठा हुआ हुआ है। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो कि ये टैंक है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर इतना पानी है और ये इसका बेस है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पानी की वजह से ये बेस हमें थोड़ा ऊपर की तरफ उठा उठा सा दिखेगा, मतलब यहाँ से लेकर ये ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा। असली में ऐसा होता नहीं है लेकिन हमें ऐसा दिखता है, क्यों, क्योंकि ये एक रिफ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा एग्जाम्पल जो आप अभी प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, आप अगर एक पेंसिल लो, ठीक है, और उसे पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर आपने उस पेंसिल को डिप किया, तो देखो अगर आप उसको जैसे कि या कांच का ग्लास लोगे ना तो उसमें आप साइड से भी देख पाओगे। अगर लेट्स से आपने ऐसे पेंसिल डिप करी तो वो जहाँ पर जैसे मान लो कि ये वाटर का सरफेस है तो यहाँ पर जो पेंसिल होगी वो मुड़ी हुई सी हमको दिखती है। ठीक है, तो ये जो मुड़ना होता है पेंसिल का, मतलब ये जो बेंड सी हो जाती है, ये जो डिस्प्लेस सी हो जाती है, यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो कुछ और ही परसीव होती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ ऑप्टिकल डेंसिटी। जब भी हम दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, लेट्स से अगर हम एयर और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली जिसका लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, हम उसको ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मान के चलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर आप फिलहाल मान के चल लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर। मेरे पास ऐसे मान लो कि दो मीडियम्स हैं, मीडियम ए और मीडियम बी। मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.0, ठीक है, और जो मेरा मीडियम बी है उसका जो है वो है 1.7। ठीक है, ये मेरे पास दो मीडियम्स हैं। तो अगर मेरे को इसमें पता लगाना है कि कौन सा ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करूँगा। तो ए का सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि ये जो हमारा मीडियम है ये क्या है, ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, और वहीं ये जो हमारा मीडियम बी है इसका जो मास है, बेसिकली जो मास नहीं, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो क्या है, कम है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये हमारा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। ठीक है, भले ही मास कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, अगर मास डेंसिटी में देखें, मान लो कि बी की डेंसिटी ज़्यादा है मास में, मतलब इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसको रेयरर मीडियम ही मानेंगे। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा रेयरर मीडियम में हायर होती है। अब रेयरर मीडियम को आप ऐसे समझ लो कि जिसमें पार्टिकल्स कम होंगे, तो अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो लाइट जल्दी आसानी से बीच में से ट्रैवल करके निकल जाएगी, राइट, तो उसकी स्पीड वहाँ पर बढ़ जाती है। अब मान लो कि अगर डेंस है बहुत ज़्यादा, उसमें पार्टिकल्स साथ साथ हैं,
तो लाइट को थोड़ी तो परेशानी होगी ही ना निकलने में, ठीक है। उसको थोड़ा ऐसे इधर उधर से निकल के तब निकल पाएगी, तो ये आप ऐसे समझ के चलो, ठीक है। ऐसा होता है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। अब हम बात करेंगे दो केसेस के बारे में, ठीक है। पहले केस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब लाइट रे जो होती है वो एक रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स से मान लेते हैं कि हमारा जो रेयरर मीडियम है ऊपर का, ये हमारा एयर है, ठीक है, और ये वाटर हो गया, ठीक है। ये एयर है और ये वाटर है। अब यहाँ पर जो हमारा एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो इसमें एयर में उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, और वाटर जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, तो इसमें जो एयर की स्पीड होगी वो कम होगी, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि रेयरर कैसे है, डेंसर कैसे है। तो देखो ऐसा होता है कि अभी आप खुद जानते हो, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो वैक्यूम की स्पीड होती है वो सबसे 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 ज़्यादा होती है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं तो इसको हमेशा के लिए याद कर लो कि जो लाइट की हाईएस्ट स्पीड होती है वो हमेशा वैक्यूम में ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब वैक्यूम और एयर, इसको आप ऐसा करो एज इक्वल मान के चलो, वैक्यूम इज इक्वल टू एयर, ऐसा आप अपने मन में इक्वेशन बना के चल लो, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर आपके पास एयर है तो वो हमेशा ही उसके मुकाबले कोई भी मीडियम क्यों ना आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एयर है और नीचे भी एयर है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। मैं आपको बता चुका हूँ रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या कंडीशन रखनी है, आपके पास दो मीडियम्स होने चाहिए, एक मीडिया नहीं, आपके पास दो मीडिया होने चाहिए, ठीक है, ऊपर अलग और नीचे अलग, ठीक है, जिसमें से लाइट ट्रैवल करके जा रही है। एयर से या फिर वैक्यूम से ज़्यादा रेयर मीडियम कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास एक मीडियम रेयर, आपके पास एयर है, तो वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उसे रेयरर बता दो, और फिर चाहे दूसरा मीडियम चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उससे डेंसर ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये मान रहे हैं कि आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आपकी लाइट जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी लाइट रे होती है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में ये क्या है, ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस किसका, दो मीडियम्स का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर देखो एयर और वाटर साथ में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस पे क्या होता है, इसका हम परपेंडिकुलर देखेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो लाइट रे है वो ऑब्लिकली कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, इसी जगह पर स्ट्राइक कर रही है। तो आपका ये जो बेसिकली नॉर्मल निकलेगा वो भी इधर से ही निकलेगा, तो ये आपका येलो लाइन से हमने नॉर्मल डिनोट कर दिया। अब ये हमारी लाइट रे यहाँ से आती जा रही हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये जो रे होती है जो बेसिकली रिफ्रैक्ट होती है इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल है हमारे पास, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहा जाएगा इसको। देन अब इधर क्या होता है कि आपकी ये जो है यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये रेयरर मीडियम है तो इसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लाइट रे सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो जब भी रेयर मीडियम से आपके डेंस मीडियम में आपकी अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी। ये लाइट रे यहाँ से सीधी जानी चाहिए थी देखा जाए तो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर एक मीडियम कुछ होता ही नहीं तो ये लाइट रे सीधी जाती ना, लेकिन यहाँ पर सिंस हमारे पास मीडियम है और नीचे हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट रे जो होगी आपके नॉर्मल की टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और देन नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या होता है, जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो यहाँ पर हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो क्या है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो तो ये देखो, ये जो लाइट रे है ये तो ऐसे जा रही है, अब ये सीधी तो ट्रैवल कर नहीं रही है, तो यहाँ पर सेम एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि जब भी आपकी रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो आपको क्या याद रखना है कि वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं दूसरे केस में, जब आपका डेंस से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वाटर को ऊपर ले रहे हैं और जो एयर है उसको हमने नीचे ले लिया है, तो एयर यहाँ पर है, वाटर ऊपर है। अब अगेन डेंसर मीडियम में आपकी जो लाइट रे की स्पीड होगी वो कम होगी, ठीक है, और इसमें ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लाइट आप फिर से वही सेम चीज़ जानते हो, एयर में उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है, तो यहाँ पर आप फिर से खुद जज कर लो कि ये रेयर है और ये डेंस है। इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है, जिस लाइट रे को ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था ये ऐसे टेढ़ी निकल गई, ठीक है, ऐसे इसको सीधे जाना था लेकिन ये ऐसे मतलब नॉर्मल से दूर चली गई। तो सारी चीज़ों को डिनोट कर लेते हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे है जिसको कि मैंने येलो से डिपिक्ट किया है, देन रेड से मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिपिक्ट कर दिया है, ये पर्पल से आपका इंटरफेस डिनोटेड है, मतलब एयर और वाटर का जो इंटरफेस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, एंड देन आपका ब्लू से आपकी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन्ड है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी लाइट रे नॉर्मल से दूर भागेगी एंड यहाँ पर क्या कंक्लूजन बनेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं सम अप करूँ, अगर आपकी रेयर से डेंस जा रही है तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी। ठीक है, वहीं अगर डेंसर मीडियम से आपकी रेयरर मीडियम में जा रही है तो इस केस में क्या होता है, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा ही होगा। आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी बिगर एंड लाइट रे नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, तो ये आपकी दोनों चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्यों? क्योंकि अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ही यूज़ हो जाएंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले ही मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका ग्लास स्लैब जिसको कि मैंने रेड से कवर कर दिया है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, ये जो ऊपर का मीडियम है यहाँ पर एयर है और यहाँ पर आपका ग्लास है। ठीक है, वहीं दूसरी यहाँ पर भी ग्लास रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एयर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एयर क्या है आपका, एयर यहाँ पर रेयरर मीडियम है तो ग्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका डेंसर मीडियम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है तो एयर तो हमेशा ही रेयरर रहेगा और ग्लास आपका डेंसर हो गया। सेम यहाँ पर ग्लास भी अगेन डेंसर ही रहेगा क्योंकि वही ग्लास है। ठीक है, एंड देन एयर में जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि पहले रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये येलो वाली रे हमारी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। तो इसी पॉइंट पे मैं आपका नॉर्मल बनाऊंगा विच इज़ हेयर, जो कि है आपका ब्लैक इन कलर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बन गया। देन जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट कहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, यस नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। तो अगर इसको ऐसे लाइट रे को सीधे अगर ऐसे जाना था तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे को मेंशन करूँ पर्पल से तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब ये जो रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे आई है ये आपके ग्लास स्लैब को फिर से मतलब स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर ये दोनों मीडियम्स मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपकी एयर और ग्लास दोनों की दोनों मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पर अगेन देखो, ये यहाँ पर ग्लास से एयर के अंदर जा रहा है तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, यस होगा। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा। अब इंसिडेंट रे हम इसको मान के चलते हैं, है ये रिफ्रैक्टेड रे, पर इसको हम अपने मन में मान लेते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है जो ग्लास में से ट्रैवल कर रही है। अब ग्लास जो है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम है और एयर क्या है आपकी रेयरर मीडियम है। तो क्या होगा, अगर ऐसे लाइट रे जा रही है तो क्या होगा, और नॉर्मल जो है उससे दूरी तो भागेगी आपकी लाइट रे। तो ये जो लाइट रे आ रही है हमारी ये भागेगी नॉर्मल से दूर, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अगर इस लाइट रे को कैसे जाना था, अगर ये ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे अगर जाना था तो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। ठीक है, तो ये ऐसे लाइट रे आपकी निकल गई। तो ये आपका टोटल ऐसा डायग्राम निकल के आया है। ठीक है, जिसके अंदर आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब दिखाया हुआ है। अब जो यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एंगल कौन सा मेजर करने वाले थे हम, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको क्या कहोगे, इसको ई से डिनोट किया गया है। ये जो रे निकलती है इसको कहते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट मतलब जो कि निकल के आ रही है, एमर जो कि आ रही है उसको हम कहते हैं एमरजेंट रे। तो ये एमरजेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, इनका क्या एंगल होगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसी तरह का ये जो होगा एंगल होगा ये होगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको कि हम ऐसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो लाइट रे थी इसको ट्रैवल कैसे करना था, इसको ट्रैवल करना था ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे इसका अगर कायदे से देखोगी तो ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी। लेकिन ये लाइट रे में क्या हुआ है, पहले ये ऐसे गई फिर यहाँ पर मुड़ी फिर वापस से मुड़ी। तो ये जो बेसिकली लाइट रेज ये दोनों हैं ये आपस में पैरेलल लाइट रेज हैं। ठीक है, और ये जो इनके बीच में शिफ्ट है, ये जो बेसिकली डिस्टेंस है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट। तो इसको हम लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लिए थे, अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें एक रूल तो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है, कौन सा वाला, आपकी जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी इंटरफेस पे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। अगर मान लो कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है, तो इसी पे ही आपका नॉर्मल आ रहा है, इसी पे आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसी पे ही आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो तीनों की तीनों जो चीज़ें होती हैं साथ में ही हमेशा लाई करती हैं। तो पहला लॉ तो बहुत ईजी था और सिंपल था।
जो लॉ इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्नेल्स लॉ। सो आई नीड योर फोकस हियर। तो स्नेल्स लॉ में बेसिकली होता क्या है, हम निकालते हैं एक रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का उसके साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। अगर हम इन दोनों का साइन निकालते हैं और उनको कंपेयर करके रेशियो निकालते हैं इन दोनों का, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड इसमें दो कंडीशन होती हैं कि जो आपकी लाइट होती है, मतलब जैसे मान लो कि हमारी इंसिडेंट लाइट रे है और इसका कलर है पिंक, तो ये जो कलर है ये सेम रहना चाहिए, ये कलर बदलना नहीं चाहिए। मान लो आपने कल को ब्लू रख दिया या फिर ग्रीन रख दिया या फिर कोई भी दूसरा कलर रख दिया, तो स्नेल्स लॉ हमारा अप्लाई नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, हमारी जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है वो सेम होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया है तो एयर और वाटर ही होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर वैक्यूम, या फिर चलो वैक्यूम तो सेम ही बात हो गई, मान लेते कि आपने यहाँ पर वाटर रख दिया और नीचे ग्लास रख दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मीडियम भी सेम होना चाहिए। तो अगर इसको एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझे तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं और तीनों ही केसेस में हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है तीनों केसेस में, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बदलता जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन वाला नॉर्मल है। तो अगर इन तीनों में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस देखूँ तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको लेट्स से नाम दे देते हैं I1, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है लेट्स से I2, और तीसरे केस में हम इसको मान लेते हैं एंगल इंसिडेंस 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनकी जो बेसिकली रेज बनेंगी तो वो कैसे क्या जाएंगी। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये दोनों के तीनों में ही यहाँ पर ऊपर एयर है और नीचे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तीनों ही केसेस में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका कलर सेम रहना चाहिए। अब जैसे तीनों केसेस में हमारे पास जो लाइट रे है वो ब्लू कलर की है, कहीं भी हमने कलर चेंज नहीं किया। देन हमारे जो मीडियम्स हैं वो भी सेम है, ठीक है, मतलब ऊपर एयर है और नीचे वाटर है तीनों ही केसेस में, ठीक है, ये बात आप अंडरस्टूड करके रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, क्यों, हमारी एयर जो होती है वो रेयर होती है और वाटर जो होता है वो डेंस होता है, तो रेयर से डेंस में जब जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो अगर ये ऐसे जा रहा था तो ये यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, ये इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ठीक है। सेकेंड केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बन गया। तीसरे केस में अगेन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन अगेन वो रहेगा तो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही, तो ये हमारा R3 हो गया। तो ये चर्चा करने का बेसिकली मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो तीनों केसेस में हम जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली बात क्या, कि मेरी जो कलर है, मतलब कलर जो मीडिया की है वो सेम है। सेकेंडली मेरे जो मीडियम्स हैं वो दोनों के दोनों सेम है, तो मेरी दोनों कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, दैट इज़ कि मेरा स्नेल्स लॉ भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को मैं एक साथ समअप करूँ तो मेरे पास पहले केस में जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो था एंगल I/1 अपॉन एंगल R/1। दूसरे केस में था एंगल I/2 अपॉन एंगल R/2, ठीक है। तीसरे में था एंगल I3 बेसिकली एंड देन एंगल R3। तो ये हमारे पास तीनों केसेस में इनके रेशियो आ गए, ठीक है। रेशियो तो निकालना था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कि जो इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़े होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि भाई रेयर से डेंस में गया है, तो ये तो बात आपकी अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चौंका देने वाली बात है वो ये है कि ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे वही सेम चीज़ बताई थी, ये जो नंबर आएगा ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो आप चाहे कितना भी इंसिडेंस बदल लो, कितने भी एंगल बदल लो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो दो कंडीशन हमें याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। पहला, कलर सेम रहना चाहिए लाइट का। दूसरा, आपकी मीडियम सेम रहनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम हैं तो आप जितना चाहे उतने एंगल्स बदल लो, ये हमेशा का हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हमें चलो मीडियम का तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर कलर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं कलर का भी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। देखो, अब लाइट के कलर भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे अगर मेजर की बात करूँ तो वो होती हैं आपकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, ये आपकी मेजर होती है नेचुरल स्पेक्ट्रम के अंदर। फिर इनके शेड्स बनते रहते हैं, वो बात अलग है। अब इन कलर में क्या अंतर होता है ना, कि हर एक कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। अब ये वेवलेंथ क्या होता है,
वेवलेंथ होता है ऐसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब एक इसके अंदर के बीच का ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसको कहते हैं वेवलेंथ, मतलब वेव की कितनी लेंथ है उसको कहेंगे वेवलेंथ। ये ऊपर के पार्ट को क्रेस्ट कहा जाता है और नीचे के पार्ट को कहा जाता है ट्रो। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आप फिर भी समझने के लिए कह लो। तो बेसिकली दो क्रेस्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। और हर लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। अब जैसे अगर मैं रेड कलर की लाइट बात करूं तो रेड कलर की लाइट में क्या होता है कि जो आपकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती है। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखो, दो क्रेस्ट के बीच का, ये क्रेस्ट है ये दूसरी क्रेस्ट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, बहुत लंबा है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ हमेशा रेड कलर की होती है। एंड देन जो वायलेट की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे मतलब कैसा दिखता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हमारा वायलेट कलर लेट से मान लेते हैं, तो ये इसका क्या होगा, इसका ऐसा ऐसा वेवलेंथ होगा। ठीक है, ऐसा हल्का हल्का हल्का। ठीक है, एंड इसकी जो बेसिकली लेंथ होगी वो ऑब्वियस सी बात है खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो जो वायलेट की होती है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है और जो रेड होती है उसकी सबसे ज़्यादा हायर होती है। लेकिन इस वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, इस मतलब स्नेल्स लॉ का, तो इसका रिलेशन है स्पीड की वजह से। अब जिसकी वेवलेंथ इतनी लंबी चौड़ी है, मतलब इसकी इतनी ऐसी ऐसी वेवलेंथ है, तो इसकी जो स्पीड होती है ना वो हायर होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी फैला फैला सा है, तो जल्दी जल्दी ये जल्दी जल्दी जाता है, मतलब इसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर लाइट बदल दूंगा, मतलब कलर बदल दूंगा बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी स्पीड भी बदल जाएगी साथ ही साथ। क्यों? वेवलेंथ बदल जाएगी तो स्पीड भी बदल जाएगी। और स्पीड के चेंज होने से हमें फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है, रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और डेंस में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और अगर हम स्पीड बदल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कांस्टेंट भी बदल जाता है। तो यही तो आपकी कंडीशन है, आपकी मीडियम और लाइट का जो कलर है ये हमेशा मतलब सेम होनी चाहिए, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट होल्ड करता है। क्या? कि आपका ये जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, भले ही कितना भी एंगल बदलते चलो। और हम मैंने कहा था कि इसको कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो यार, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत देर से हमारी नज़रों के सामने आ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये जो एक्सटेंट होता है चेंज का, मतलब ये जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है बेसिकली, अब जैसे स्पीड में भी जो चेंज आता है ये जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। इसको एक्सप्रेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब कि जो वो मीडियम होगा वो डेंसर होगा, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप्स का होता है। पहले आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सेकंड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनको बारी बारी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मीडियम आ रहा है। ठीक है, ऊपर है आपके पास एयर और नीचे है वाटर। अगेन वही सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ऐसे हमारी यहाँ पर लाइट रेज आ रही है, कौन से कलर की, पर्पल कलर की। तो ये लाइट रेज आएगी। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या होगा, इसका एंगल ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब यहाँ पर ये जो हमारी पर्पल लाइट रे है, ठीक है, इसकी क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एयर में इसकी स्पीड थी v1। ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ पर हम मान लेते हैं कि v1 इसकी स्पीड थी, और मीडियम 2 में इसकी स्पीड थी v1। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, v1 है, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो v2 है। ठीक है, स्पीड तो ऑब्वियसली बात है बदलेगी क्योंकि वहाँ पर मैटर बदल रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी बदल रही है, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी बदलेगी। तो मीडियम 1, जैसे कि यहाँ पर अगर एयर है, मीडियम 1 के अंदर इसकी स्पीड है v1 और वाटर के अंदर इसकी स्पीड है v2। तो अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करना चाहते हैं, कैसे डिनोट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो ये वाटर क्या है, वाटर है हमारा मीडियम 2। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम 2। और एयर क्या है, एयर है हमारा मीडियम नंबर 1। तो हमें क्या करना है कि मीडियम 2 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, कि मतलब वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे v1/v2 से। और इसको कहते क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का सिंबल क्या होता है, तो इसको डिनोट करने के दो सिंबल हैं। पहला होता है आपका म्यू, इसे कहते हैं म्यू, ये होगा है सिंबल। एंड देन दूसरा होता है आपका एक एन, एन के तरीके से आप इसको सिंबलाइज कर सकते।
अगर यहाँ पर मेरे को मान लो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, वाटर का निकालना था। वाटर मेरा यहाँ पर क्या है, वाटर मेरा मीडियम 2 है, तो जिसका आप निकाल रहे हो उसको हमेशा आगे लिखोगे, मतलब जैसे कि मीडियम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 आगे लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको इसके आगे लिखते हैं, ठीक है, मतलब इसके आगे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर अगर एयर का निकाल रहा था, तो एयर के केस में क्या होता, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब म्यू एज इट इज़ रहेगा। अब मैं एयर का निकाल रहा हूँ, मतलब मीडियम 1 का निकाल रहा हूँ, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको ऐसे डिनोट करने का तरीका होता है। इसमें स्पीड रिवर्स हो जाएगी, मतलब v2 ऊपर आ जाएगा, v1 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मतलब मेजर बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपके दोनों मीडियम्स आप अपनी मर्जी से बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरे मीडियम लेने हैं तो आप उनको ले सकते हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दोनों का चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का निकाला या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का निकाला, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं उसको लेट्स से ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल लूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ और उसी के हिसाब से यहाँ पर ये बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको डिनोट करने का तरीका समझ में आ गया ना, कि जिसका निकाल रहे हो तो उसको आगे लिखोगे, अगर मीडियम 2 का निकाल रहे हो तो 2 आगे लिखोगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको ऐसे आगे रखोगे, एंड देन उसकी जो स्पीड होती है वो ऊपर वाले की ऊपर आती है और नीचे वाले की नीचे आती है, ठीक है। दूसरे वाले मीडियम की निकाल रहे हो तो उसकी स्पीड नीचे आएगी, और अगर पहले वाले की निकाल रहे हो तो उसकी स्पीड नीचे आएगी, ठीक है। ऐसे आपका बदलता रहेगा। ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि आपका एक मीडियम हमेशा फिक्स रहता है और वो है एयर। मतलब अगर आपका मीडियम 1 फिक्स्ड है विच इज़ एयर, देन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मीडियम है और इसके नीचे मीडियम कुछ भी मान लो, यहाँ पर ग्लास हो सकता है, यहाँ पर वाटर हो सकता है, मतलब कोई भी मीडियम आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर मीडियम है वो हमेशा फिक्स रहेगा विच इज़ एयर। एंड यहाँ पर लेट्स से ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारी लाइट रे आएगी, तो हमेशा देखो एयर जो है वो हमेशा रेयरर होगी, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब एयर की जो स्पीड होती है, मतलब जो लाइट की जो स्पीड होती है एयर में वो फिक्स होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कभी नहीं बदलती। इसलिए हम यहाँ पर v1 और v2 का यूज़ नहीं करते। क्यों? हमारे पास यहाँ पर एक मीडियम की जो बेसिकली स्पीड है वो फिक्स्ड है, इसलिए ये एयर में जो यहाँ पर ऊपर स्पीड रहेगी v1 को हम इसको c से इक्वेट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा c हो जाएगा। सो अगर मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? अब देखो मेरे को यहाँ पर मीडियम 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे डिनोट करेंगे। अब अगर मैं n के जरिए रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे को 2 का निकालना है तो 2 आगे आ जाएगा एंड देन 1 पीछे आएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास v1 स्पीड तो फिक्स है, तो हम उसको ऊपर c लिख देंगे दोनों में ही, तो c तो हमारा फिक्स्ड है। नीचे हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही v है तो हम इसको v2 की जगह v मान के चलेंगे, तो नीचे हो जाएगा c/v। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके पास ऊपर वाली वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, मतलब c की जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स्ड है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहो तो डिफरेंस सिर्फ इतना सही है कि ऊपर हमारे पास मीडियम 1 और मीडियम 2 चूज़ करने के लिए हमारे पास फ्रीडम होती है और उसी के हिसाब से हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसमें मेंशन करना होता है कि किसकी स्पीड क्या कैसी है। लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास मीडियम 1 जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ मीडियम 2 की निकालनी होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ देखते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में ही होती है, ठीक है। सो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और रिफ्रैक्टिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब बढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज की तरफ, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज से शुरुआत करते हैं। स्फेरिकल लेंस में क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सर्फेसिस से बाउंड होता है, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है। इसमें क्या होता है, या तो दोनों साइड्स ही स्फेरिकल है या फिर एक साइड स्फेरिकल हो। जैसे कि अगर आप इस लेंस में देखो तो यहाँ पर भी स्फेरिकल है, यहाँ पर भी स्फेरिकल है, मतलब ये भी सर्कल बन रहा है, ये भी सर्कल बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर एक ही साइड स्फेरिकल होती तो वो भी लेंस बनेगा। अब उसको वो कैसा दिखता है वो अभी हम सीखेंगे जब हम एक एक करके लेंस समझेंगे। तो ये जो लेंस होता है वो हमेशा एक ना एक साइड से स्फेरिकल होता ही होता है। मतलब जैसे इस केस में देखो तो यहाँ पर ही एक साइड से स्फेरिकल है, इस केस में देखो तो यहाँ से एक साइड में स्फेरिकल है, मतलब ऐसे पूरा अगर बनाओगे तो यहाँ पर स्फीयर बन रहा है। तो एक ना एक साइड से ये हमेशा स्फेरिकल होता है, ठीक है। दूसरा प्लेन हो सकता है या फिर दूसरा भी स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे स्फेरिकल लेंस। तो अगर पर्टिकुलरली बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की, तो यहाँ पर देखो इस वाले लेंस में क्या है कि यहाँ पर दोनों साइड से ये स्फेरिकल है, लेकिन इस वाले लेंस में क्या है कि ये एक साइड से तो स्फेरिकल है लेकिन दूसरी साइड जो है ये प्लेन साइड है।
तो ये भी लेंस कहलाएगा और ये भी लेंस कहलाएगा। जब दोनों सरफेस स्फेरिकल होते हैं तब हम उसको बाई कॉन्वेक्स कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, हम इसको बाई कॉन्वेक्स कहेंगे, और अगर एक साइड प्लेन है तो उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। वहीं अगर कॉनकेव लेंस की बात करोगे तो वहाँ हो जाएगा बाई कॉनकेव, ठीक है, अगर दोनों साइड आपकी स्फेरिकल है। और अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही साइड स्फेरिकल है और दूसरी प्लेन है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब कॉन्वेक्स लेंसेज की अगर हम बात करें तो ये वही लेंस है जिनके दो सरफेसेस होंगे दोनों साइड, अब या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या फिर एक स्फेरिकल होगा। ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ बल्ज्ड होते हैं, मतलब ये बाहर की तरफ निकले होते हैं। अगर आप इनको छुओगे तो इनका सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके सेंटर पॉइंट पे देखोगे, मतलब अगर मिडल पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर ये थिक है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी एजेस पे देखोगे तो यहाँ पर ये पतला है, ठीक है। तो जो मिडल पे थिक हो और एजेस पे मतलब पतला हो तो वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये दोनों साइड से ऐसी है तो इसको बाई कॉन्वेक्स कह सकते हैं या फिर डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। सिंस ये ज़्यादातर जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं सारे के सारे लाइट को कन्वर्ज करते हैं, इसी वजह से हम इनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। अब इसको पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करो। कॉनकेव मिरर में क्या हुआ करता था, कॉनकेव मिरर में भी हमारी जो लाइट रेज होती थी वो साथ ही साथ ऐसे मतलब मर्ज होती थी। तो हम कॉनकेव मिरर्स को भी कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर्स कह देते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर्स उसको कह देते हैं कॉनकेव को, और कॉन्वेक्स लेंस को कहेंगे कन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर के साथ हो जाएगा, अलग है, ठीक है। कॉन्वेक्स का जो रिलेशन है वो आपका कॉनकेव मिरर के साथ ज़्यादा है और कॉनकेव लेंस का कॉन्वेक्स मिरर के साथ ज़्यादा है। तो कॉनकेव लेंस में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बाई कॉनकेव है, मतलब दोनों साइड से इसके स्फेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बाई कॉनकेव हो गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड आपका सर्कल बन रहा है, तो ये प्लेनो कॉनकेव हो गया, बाई कॉनकेव हो गया। अब एक अगेन इसको अगर हम डबल कॉनकेव भी कह सकते हैं अगर दोनों साइड से स्फेरिकल है। ये क्या होता है, इसका जो मिडल पार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पतला होता है लेकिन एजेस पे ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ज़्यादा थिक है और यह पतले में यहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। इन लेंसेज को हम डाइवर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करते हैं। उसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर को भी क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स कह सकते हैं। अब अगेन हम देखो सबसे पहले टर्म सीखेंगे, देन ही जाके हम अगेन रे डायग्राम्स बना पाएंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आएगा वो होगा आपका यहाँ पर ये सेंट्रल पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। बेसिकली जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है, ये जो लेंस है इसका जो सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे यहाँ पर से निकलती है तो वो हमेशा सीधी निकलती है, वो किसी भी तरीके से मतलब उसको डिविएशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे सीधी निकल जाएगी, मतलब अगर ऐसे निकली है तो इसको ऐसे मुड़ना या कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसी जा रही है वैसी निकलती है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देन सेकंड जो आपका इसमें ले सकते हो वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये और ये। इसमें क्या होता है, लेंसेज के केसेस में अगर हमारे डबल कॉन्वेक्स या फिर मतलब बेसिकली बाय कॉन्केव कोई से भी अगर ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड स्फेरिकल हैं तो वहाँ पर आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इनको दो हैं तो इसलिए हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं C1 और C2, मतलब लेफ्ट साइड वाले को C1 से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड वाले को C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके सर्कुलर आउटलाइंस बन रही हैं, मतलब अगर आप इसको ऐसे पूरा सर्कल एक्सटेंड करोगे तो ये आपका ऐसा पूरा बनेगा, राइट। दूसरी साइड से भी करोगे तो ये भी आपका पूरा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स का बेसिकली सेंटर होता है इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों सर्कल्स के आपके जो सेंटर होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला वाला C1 हो जाएगा, दूसरा वाला C2 हो जाएगा। देन हम ले सकते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस अगेन वही सेम डेफिनेशन है जो आपके मिरर्स में रहा करती थी। अंतर इतना है कि यहाँ पर ये जो दोनों कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दोनों को और ऑप्टिकल सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक मेजर जो टॉपिक आता है वो अगेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, वो है आपका ये वाला पॉइंट। एंड दिस इज आपका फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अगेन इसमें भी दो ही होंगे तो इस साइड वाले को F1 कहेंगे और इस साइड वाले को F2 कहेंगे, ठीक है। इस पर वही सेम चीज़ होती है जो आपके मिरर्स में हुआ करती थी। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर हर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जहाँ पर कन्वर्ज होती है उसको हम कहते हैं फोकस, मतलब फोकल पॉइंट। अब इसमें आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगेन वही चीज़ है, क्या इसको बताऊं, ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ये हमेशा सेम रहती है,
ठीक है। देन लास्ट टाइम आता है आपका अपर्चर। अब देखो मिरर के केसेस में हमने क्या किया था, हमने उसका सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लो ये मिरर था तो हमने इसको उसका डायमीटर माना था। इसमें भी सेम केस होता है, ये जो डायमीटर होता है ये, इसी को हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अपर्चर। इसको भी मेंशन कर देते हैं, सो ब्लू से मेंशन करेंगे। ये वो जो डायमीटर है इसको हम कहेंगे अपर्चर। ध्यान रखना ये जो सर्कल बनता है पूरा का पूरा, उसको अपर्चर नहीं कहेंगे। मतलब ये जो पूरा बनेगा और इसका ये जो डायमीटर होगा ये अपर्चर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही अपर्चर है। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 टर्म्स हो गए। हाँ, अब हम बढ़ते हैं कॉनकेव मिरर की तरफ। ठीक है, कॉनकेव मिरर में भी सेम सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो जो कॉमन है उनको तो सीधे सीधे लिख लेते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर कॉमन है, सेंट्रल पॉइंट हो गया, राइट। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गए, जैसे कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। देन आपका फोकस आ गया, मतलब फोकल पॉइंट्स। ठीक है, F1 और F2। ठीक है, इनको थोड़ा अलग है, इनको समझेंगे, पर उससे पहले सारे टर्म्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच का जो लेंथ है उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। अपर्चर सेम ही चीज़ है, अगेन वही, यहाँ पर से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। सो जो यहाँ पर और प्रिंसिपल एक्सिस अगेन वही, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, इन तीनों को जो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर के केस में वो कहते हैं जिधर हर पैरेलल लाइट रे, अगर लेट्स से यहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइट रे आ रही है तो यहाँ पर इसके बाद ये जो लाइट होती है ये ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रही है। मतलब अगर इनको पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रही है। कोई भी अगर पैरेलल लाइट रे हो तो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, और पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से गुजर रही है। उसको हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे या फिर प्रिंसिपल फोकस करेंगे। तो ऐसे आपके सारे टर्म्स हो गए, यहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे मेंशन है। पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगेन हमें रूल सीखने पड़ेंगे। तो लेंसेज का जो पहला रूल आता है वो है आपका पैरेलल लाइट रे वाला। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल, अभी हम पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, देन हम कॉनकेव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप कॉनकेव को पूरी तरीके से भूल जाओ, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो अगर कोई भी पैरेलल लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी। कोई भी पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो दूसरे प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। अब जैसे अगर नीचे से भी अगर मैं लाइट रे एक ले लेता हूँ तो ये भी यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद इसी फोकस पॉइंट से निकलेगी। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस का। इसमें अगर आपकी कोई लाइट पैरेलल रे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी। देखो ये जो लेंस हैं हमारे कॉनकेव लेंस, इनको हमने क्या कहा है कि ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, और जो हमारे कॉन्वेक्स है वो क्या है, वो आपके कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग वाले तो लाइट रेस को कन्वर्ज करती हैं, और डाइवर्जिंग जो होता है वो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, दूर भेजता है। अगर यहाँ से एक और लाइट रे लोगे तो ये भी ऐसे जाएगी और बाहर की तरफ ऐसे भागेगी। तो मतलब ये जो दोनों लाइट रेस हैं ये दोनों की दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं। वही इस केस में आपकी दोनों की दोनों एक दूसरे से मिलने आ रही हैं, तो इसलिए कन्वर्ज कराती हैं, ये डाइवर्ज कराती हैं। लेकिन अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जो कि है आपका अगेन फोकस पॉइंट। एंड यही आपका पहला रूल हो गया, सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर्स, बट अलग तो है क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा रूल देखते हैं, दूसरे रूल में क्या हो रहा है कि अगर आपकी कोई लाइट रे फोकस से गुजर रही है, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से फोकस से निकल रही है, तो वो जो लाइट रे होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद आपकी पैरेलल निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। सेम आपका इसमें भी होगा कॉन्वेक्स मिरर में। अगर आपकी कोई भी फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, अंतर इतना है कि यहाँ पर डायरेक्टेड, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ जा रही है। इस केस में क्या होता है कि एक्चुअली निकलती है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में हम उसको डायरेक्ट करते हैं। अगर ऐसे गई तो क्या होगा कि ये पैरेलल निकल जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी है और जिसको मैं पहले बता भी चुका हूँ। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी निकल जाएगी। दोनों ही लेंसेज में सेम ही बात है। तो देखा जाए तो ये जो लेंसेज के रूल्स हैं ये ज़्यादा ईजी हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो अगेन इसके 6 केसेस है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखा तो अगेन वही सेम चीज़, आपके सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। इन्फिनिटी से आते हुए ऑब्जेक्ट से हमेशा आपकी पैरेलल लाइट रेस आती हैं। अब पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद सारी की सारी फोकस पे कन्वर्ज होंगी। जैसे आपकी पांचों लाइट रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, जो कि है आपका फोकस। फोकस कौन सा है, F2। ठीक, और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन करने वाली है, देखो ऐसा होता है कि कभी कभी हम C1 को 2F1 से भी डिनोट कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद जानते हो जो कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कर्वेचर को कभी कभी ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज़ कि हमारा ये जो प्रिंसिपल फोकस है इसका जस्ट डबल आपका कर्वेचर है। तो चाहे 2f1 लिखो चाहे c1 लिखो, दोनों की दोनों बात सेम है। या फिर अगर 2f2 लिख रहे हो तो दैट इज इक्वल टू c2, दोनों की दोनों बातें सेम है, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब हमारी इमेज पोजीशन एट फोकस है, हाईली डिमिनिश्ड है, खुद जानते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज है, या फिर इसको कह सकते हो पॉइंट साइज। और जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन अब ये जो हमारी साइड है इसको हम रियल कहेंगे, और ये जो हमारी साइड है लेंस के पीछे वाली ये होगी हमारी वर्चुअल साइड। ठीक है, मिरर्स के केसेस में क्या हुआ करता था, मिरर के पीछे दुनिया थी वर्चुअल और मिरर के आगे दुनिया थी मतलब रियल। यहाँ पर क्या होता है कि लेंस के आगे का पॉइंट ये है, तो अगेन यहाँ पर ये वाली साइड रियल हो जाएगी और ये वाली साइड हो जाएगी वर्चुअल, मतलब लेंस के पीछे वर्चुअल और लेंस के आगे रियल। तो ये आपका डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2f1 के बियॉन्ड रखेंगे, मतलब ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहला वाला इसके थोड़ा सा आगे रख देंगे, मतलब पहले। तो सबसे पहले एक पैरेलल रे ले लेते हैं, तो एक पैरेलल रे ये ले ली। अब पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, तो ये यहाँ पर दूसरे फोकस से निकल गई। दूसरी रे कौन सी ले सकते हो, दूसरी रे ले सकते हो आप कर्वेचर वाली, तो कर्वेचर वाली भी ले लेते हैं। सॉरी कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है, सीधी की सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डीविएशन। तीसरी रे भी लेंगे, हमें कैसे शांति मिल रही है, तो अब हम ले लेते हैं फोकस वाली, तो ये फोकस से ऐसे जाएगी और यहाँ इस पॉइंट पर जाके ये सीधी निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि पैरेलल जानी है। तो ये भी आपकी तीनों की तीनों रेज एक जगह पर मीट कर रही हैं। यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, गौर से देखना, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा साइज में पड़ी है लेकिन ये अभी भी कम साइज में है, तो इमेज का जो साइज होगा वो तो डिमिनिश्ड है। पोजीशन का है बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब यहाँ पर f2 ये रहा और 2f2 ये रहा, इसके बीच में बनी है। ठीक है, सो या फिर ये भी कह सकते हो कि f2 और c2 के बीच में बनी है, वही सारी की सारी बात सेम है। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि भाई इन्वर्टेड इमेज है तो रियल है और रियल साइड पे तो ऑलरेडी है ही। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रख देंगे। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा तो यहाँ पर से भी मैं रेज लूंगा, पहली तो मैं अपनी पैरेलल रे लूंगा, तो इसको भी हम रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से निकल जाएगी। कौन से फोकस से, दूसरे वाले फोकस से, विच इज f2। देन एक और रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि सीधी सीधी रे निकलती है, तो ये वाली रे भी निकल गई, दोनों रेज मीट कर चुकी हैं। और हमें चलनी पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें एक तीसरी रे भी चाहिए, तो तीसरी मैंने क्या की, फोकस वाली ले ली, तो ये ऐसे गई और ये भी रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल गई। सेंस यहाँ पर मेरा भी फ्री हैंड से बना हुआ है, पर आपकी अगर आप ये रे बनाओगे तो ये वहीं इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पर आपकी सारी की सारी कर रही हैं, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है ये आपकी 2f2 पर ही बनी है। ठीक है, मतलब अगर आपने 2f1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था तो आपकी इमेज बनी है 2f2 पे, और इसका जो साइज़ है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है, नो डिफरेंस, एकदम सेम टू सेम आपकी साइज़ में भी बनी है। तो सेम साइज़ लिखोगे और पोजीशन लिखोगे, इमेज एट 2f2 एंड रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। ठीक है, देन बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। आप इस सब का कंक्लूजन में करूँगा कि ये सब ऐसा क्या हो रहा है, वो तो आखिर में हम करते ही हैं, पर इसमें हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रख रहे हैं, मतलब कर्वेचर और f1 के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1 और प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पैरेलल रे ले ली मैंने ये वाली, और ये वाली क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद आपकी फोकस से निकल जाएगी, ऐसे सीधी ये चलेगी। दूसरी रे हम कौन सी ले सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो एक ये रे ले ली, ये दोनों यहाँ पर रेज मीट कर गई। तीसरी रे ले लेते हैं फोकस वाली, तो एक ये रे ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। एक सेकेंड, ये तो हमारा लेंस से टकरा ही नहीं रही क्योंकि हमारा लेंस ही छोटा बन रहा है। तो अगर इस लेंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, इसको अगर ऐसे मान के चलेंगे, तो लेट्स से हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट में मान रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये सीधी निकल के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रह जाएगी। लेकिन सिंस हमारी इमेज पे इतना छोटा सा ही लेंस है तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ देख सकते हो कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ही बड़ी बनी है, तो एनलार्ज्ड इमेज है और बियॉन्ड 2f2, मतलब c2 के एकदम पीछे ही गई है, तो बियॉन्ड 2f2 हो गया, और इमेज नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड है ही। अब बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस 1 पर। ठीक है, फोकस f1 पर रख दिया है हमने, तो अब यहाँ पर हमारी एक लाइट रे ये रही, ये गई फोकस से, मतलब बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल गई और ये भाई सीधी चली गई। दूसरी रे हम ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली भी मैंने ले ली, ये भी ऐसे चली गई। अब इस केस में जो फोकस वाली रे है, ठीक है, ये जो f1 वाली रे है वो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये आपस में पैरेलल है। अब आप खुद जानते हो फिजिक्स के अंदर हम पैरेलल रेज को मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मीट कर ही जाती हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल बना दिया है, तो इसका मतलब कि इसका जो इमेज का साइज होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि कितनी बड़ी होने वाली है। एंड इमेज पोजीशन तो आपकी इन्फिनिटी पे है ही है,
और इमेज का नेचर रियर एंड इन्वर्टेड ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मीट करती भी हैं तो एक जो इमेज बनेगी वो बहुत मतलब बड़ी तो बनेगी, लेकिन होगी तो रियल साइड पे ही, और इन्वर्टेड तो ऑब्वियसली है ही है। अब बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ। जैसा कि कॉनकेव मिरर के केस में कुछ अलग हुआ था, वैसा ही यहाँ पर भी अलग होगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहली रे लेते हैं हम अपनी पैरेलल रे, ठीक है। तो एक रे ऐसी ली और ये पीछे ऐसे चली गई, फोकस से ही निकलेगी। दूसरी रे ले लेते हैं आप अपनी ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ले ली, ये भी ऐसे चली गई। एंड अब फोकस वाली रे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फोकस तो हमारे पीछे रह गया। अब यहाँ पर ये जो रेज आई हैं, ये आपकी रेज ना तो पैरेलल हैं और ना ही कन्वर्जिंग है, तो कुछ तो होने नहीं वाला। ये जो रेज हैं ये हैं आपकी डाइवर्जिंग रेज, एंड डाइवर्जिंग रेज कभी मीट नहीं करती हैं रियल साइड पे, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार को पैरेलल कर जाएंगी, लेकिन आपकी जो डाइवर्जिंग रेज होती है ये तो मतलब दूर भागती जाएंगी, मतलब एक ऐसे जाएगी तो दूसरी ऐसे जाएगी, तो ये तो मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करके देखें तो इससे काम बन जाएगा। मतलब अगर इसको ऐसे हमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर ये मीट करती हैं, और यहाँ पर ये जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल साइड। क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्चुअल हो गई, और वर्चुअल साइड पर तो वैसी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एनलार्ज्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है। लेकिन यहाँ पर इमेज पोजीशन आपको मेंशन करती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि 2f1 के बियॉन्ड जा रही है या फिर f1 और 2f1 के बीच में आ रही है, ये बात नहीं मेंशन की जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर छोटा कर दूंगा तो क्या पता ये इमेज यहाँ पर आ जाए, ठीक है, मतलब 2f1 और f1 के बीच में आ जाए। अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं साइज़ बढ़ा दूंगा तो ये और पीछे जा सकती है, तो इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी सारी की सारी मिरर्स हो गए। अब इन सबको कंक्लूड करेंगे, ऑब्वियसली बात। चलो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा लेंस हो गया, एंड ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पर साथ ही साथ बन गया। सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। ये है आपका F2, ये है आपका 2F2, एंड ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर लेंस बना हुआ है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपके ऑब्जेक्ट सके जा सकें। तो पहले हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स से मैं किससे डिनोट कर दूँ, पर्पल से डिनोट कर देता हूँ। तो इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था तब हमारी जो इमेज बन रही थी, इमेज को मैं डिनोट करूँगा ब्लैक से। तो इमेज बनी थी हमारी F2 पे, ठीक है, इस साइड पे बनी थी इमेज। देन जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आए, मतलब अगर हमने इसको 2F1 के यहाँ पर पीछे रखा था सेम साइज पे ऑब्जेक्ट के, तो ये क्या हुआ, ये आपके F2 और 2F2 के बीच में आ गई थी, है ना, इस साइड पे बन गई थी। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे आपका ऑब्जेक्ट बन गया था, छोटे साइज में ही था, ठीक है। देन हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पे। तब क्या होता है कि ये जो हमारा इमेज था ये 2F2 पर बैठ गया, मतलब सेम साइज़ का बना था। मतलब इसका साइज़ की आप देख रहे हो ना, एक इंक्रीज़ आ रहा है। इतने पहले इतना छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो मतलब साइज़ में तो इंक्रीज़ आ रहा है, वो भी किसके, इमेज के। ऑब्जेक्ट तो हमने सेम ही साइज़ का लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको और पास ला के देखते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में रख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो मेरी इमेज है ये और पीछे भागेगी, मतलब ये और प्रिंसिपल एक्सेस की साइड पे जाती जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सेस की इस साइड और जाती चली गई। देन मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो भाई सीधे F1 पे ही चलते हैं। तो मैं सीधे F1 पे पहुंचा। जब मैं F1 पे पहुंचा तो ये इमेज और दूर भाग गई, मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि अब तो सारी की सारी जो रेस जा रही थी ये आपकी पैरेलल रेस थी। तो पैरेलल रेस ये हमारी इन्फिनिटी पे, हमारे जो ऑब्जेक्ट था ये इन्फिनिटी पर चला गया। देन मैंने क्या किया कि चलो सोचा कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता हूँ। तो खैर इसको तो खैर इग्नोर ही कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो फिर हमारा इस साइड बनेगा ही नहीं। तो जो गौर करने वाली बात है वो सेम ही है जैसा हमारे कॉनकेव मिरर के केस में हुआ था। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेते जाते हैं, इमेज जो होती है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से दूर भागती है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे थे, इमेज आपके पोल से दूर भागती जा रही थी, ठीक है, और उसका साइज बढ़ता ही जा रहा था। इमेज का साइज बढ़ता ही जाता है। इधर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के पास ला रहे हैं, ये जो आपकी इमेजेस हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से दूर भाग रही हैं। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। इसके अंदर आपके दो ही केसेस बनेंगे। पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, देन दूसरे केस में इन्फिनिटी और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, वहीं सेम इमेज बनती है। तो मेरा यहाँ पर इन्फिनिटी पे लेट्स से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी पे। देन ये सारी की सारी रेस से पैरेलल रेज ऐसी आएंगी, तो ऐसे 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 मान लेते हैं। तो अब पहली रे ऐसी गई, और जैसा कि जानते हो डाइवर्जिंग रेज है तो ये ऐसे निकल जाएगी। पीछे एक्सटेंड करोगे तो फोकस पे मीट करती हुई दिखेगी। दूसरी रे ली,
दूसरी रे ऐसी गई, ये भी अगेन डाइवर्ज हो जाएगी, इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये भी यहाँ पर मीट करेगी। तो यहाँ पर ये जो साइड है, साइड कौन सी है, ये है आपकी वर्चुअल साइड है दैट इज इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पर आपकी एक इरेक्ट इमेज बन के तैयार होती है विच इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर यूँ कहें कि आपकी पॉइंट साइज्ड है। ठीक है, इसकी पोजीशन मेंशन करनी है आपको विच इज एट फोकस F1। ठीक है, F1 फोकस पे ये बन के तैयार हो गई है। देन नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया है, कहीं भी रखोगे सेम ही इमेज बनेगी। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं F1 के बीच में कहाँ रख रहा हूँ या फिर दूसरी जगह कहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि सेम ही बात बनेगी। आप चाहे तो इसको यहाँ रख दो, कहीं यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे कहीं भी रख दो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इमेज जो बनेगी आपकी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इससे मैंने रेज निकालनी है, तो पहली रे मैं अपनी पैरेलल रे लूँगा। अब कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है कि आपकी डाइवर्ज होती है, ऐसा निकलता है कि फोकस से निकल रही है, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ये निकल गई। तो ये रे आपकी ऐसे निकल गई, और ये एरोज मेंशन कर दिया करो कि कौन सी लाइट रे कैसे कहाँ जा रही है। दूसरी रे मैं ले सकता हूँ अब ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को भी नहीं छोड़ा, मैंने इसको भी लिया और ये भी ऐसे चली गई, तो ये भी ऐसे चली गई। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो रेज हैं कॉन्केव लेंस की, ये दोनों की दोनों डाइवर्जिंग रेज है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी भी है। कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग रेज ही देता है, इसलिए जब मैं इनको पीछे एक्सटेंड करके देखता हूँ तो इस पॉइंट पे ये रेस मीट कर रही हैं। एंड बस अब कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं है, जहाँ पर आपकी ये रेस मीट कर गई वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। हालांकि ये वर्चुअल रेस के मीट करने से बनी है। ठीक है, अगर आप बोलो कि भाई ये तो रियल रेज आ रही है, तो भाई देखो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन से पहले ही मिल गई है, रिफ्रैक्शन के बाद वाली जो रेज होती है वही आपकी रियल रेज होती हैं। इस साइड की जितनी भी रेज है वो आपकी रियल रेज होंगी, लेकिन ये साइड वाली तो आपकी वर्चुअल रेज है ना। तो वर्चुअल रेस के मीट करने से आपकी एक इरेक्ट इमेज बन के तैयार होती है, जो कि डिमिनिश्ड होती है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इसका साइज छोटा है। बनती कहाँ पर है, आपके F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसका डिफाइन रहता है कि हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही ये इमेज बनती है, सेम जैसा आपके उसके केसेस में होता था कॉन्केव मिरर के केस में। सो ये आपके सारे के सारे कंक्लूजन्स बन गए हैं। अब बढ़ते हैं हम साइन कन्वेंशन की तरफ। देखो साइन कन्वेंशन अगर आप मिरर वाला देखो और लेंसेज वाला देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो मिरर के केसेस में हम पोल से डिस्टेंस नापते थे, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस सारे के सारे नापते हैं। ऊपर जितने भी हाइट होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली सारी की सारी नेगेटिव होंगी, लेफ्ट साइड वाली जितनी भी मेजरमेंट्स है वो नेगेटिव होंगी, राइट साइड वाली सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, सारी की सारी वही सेम चीज़ है, बस डिफरेंस इतना ही है कि आपके जितने भी डिस्टेंस नापे जाएंगे वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हो कि आपकी जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब कॉन्केव लेंस की अगर आप देखो तो कॉन्केव लेंस की आपकी होगी नेगेटिव। इसमें डिफरेंस क्या है, आपका जो कॉन्केव मिरर हुआ करता था और कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो हमेशा ऐसा समझा करो कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, और जो आपके कॉन्केव मिरर हैं और कॉन्केव मिरर हो गया और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दोनों आपके भाई भाई हैं। ठीक है, ऐसे आप इनके डिस्टेंस समझ के रखो। तो क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, एंड जो कॉन्केव मिरर की होगी वो होगी नेगेटिव। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया, नथिंग न्यू, वही पुराना वाला है। अब इसके अंदर आता है आपका लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपका मिरर्स के अंदर था, तो इसमें इतना सा डिफरेंस है कि आपका जो मिरर फॉर्मूला हुआ करता था वो होता था कि 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ क्या होता है, 1/v - u = 1/f। ठीक है, बस यहाँ पर साइन का ही डिफरेंस है। सो ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। इनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको तो हम न्यूमेरिकल्स में ही कवर करेंगे, तो अभी के लिए तो सिर्फ हमें थ्योरी पढ़नी है। मैग्निफिकेशन सेम ही है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी भी सेम ही बात है। इसमें क्या, अगर इसको टोटली अगर इसको एक्सपेंड करके देखें तो वही हो जाएगा, m = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इक्वल टू v/u। डिफरेंस क्या है कि आपका जो मैग्निफिकेशन अगर आप मिरर के केसेस में देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स में देख रहे थे, तो वहाँ पर भी सेम ही था कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वो -v/u के इक्वल हुआ करता था। दिस वॉज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ठीक है, इधर क्या होता है कि मैग्निफिकेशन है तो hi/ho ही, लेकिन यहाँ पर हमारा v/u है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। एंड देन लास्ट एंड मैं कहूँगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इसमें से उठता है, मतलब क्वेश्चन पर्पसेस से फाबर ऑफ अ लेंस बहुत ज़्यादा उठता है,
क्वेश्चंस में हमेशा आ ही जाता है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हटके टॉपिक है और लेंसेज के अंदर आता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लेंस की पावर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक लेंस ले रहे हो, लेट्स से अगर आप कॉन्वेक्स ले रहे हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कॉनकेव कॉन्वेक्स ले रहे हो या कॉनकेव ले रहे हो, दोनों की दोनों बात सेम ही है। क्या होता है कि इनकी जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की पावर होती है, बेसिकली एक लेंस की कितनी ताकत है कि वो लाइट रेस को कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइट रे लेंस ही है, ठीक है, मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, एक है इतना मोटा और एक है इतना पतला, तो अगर इससे लाइट रे गुजरेगी तो ये बहुत जल्दी उसको कन्वर्ज कर देगा। लेकिन अगर दूसरी ले रहे हो तो ये बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगा। तो ये जो पावर आती है इसी को कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब इसका फॉर्मूला डिराइव होता है P इज इक्वल टू 1/f से, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। अब डायोप्टर तब होती है जब आपका ये फोकल लेंथ है ना, ये मीटर्स में एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है। जब आपका फोकल लेंथ अगर आप मीटर में लिख रहे हो, देन जो पावर आएगी वो आपकी डायोप्टर होगी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब ये डिराइव कैसे हुआ, बेसिकली ये पावर ऑफ अ लेंस, ये सब कुछ डिराइव कैसे हुआ, और ये जो डायोप्टर होता है ये बेसिकली 1 इज इक्वल टू, ये तो खैर छोड़ ही दो, सेम ही बात है आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मीटर को ऐसे 1 मीटर में लेके चलो तो वही बात हो गई, मतलब एक डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, जैसे मान लो कि मेरे पास फोकल लेंथ है 1 मीटर की, ठीक है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, ठीक है। ऐसे आपका एक डायोप्टर मेजर होता है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास फोकल लेंथ मान लो कि 2 मीटर्स थी, तो ये क्या हो जाता है, इसका पावर हो जाता है 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो बेसिकली पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो ये जो डायोप्टर है, ये जो पावर है, ये हमेशा घटती ही जाएगी, ठीक है। अब मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था जिसके अंदर मैंने लेंसेज लिए थे, तो अगर मैं इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट्स से मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक तरफ पे मेरे पास लेंस है ऐसा, एक सेकेंड, मेरे पास एक लेंस है ये, ठीक है, और दूसरा लेंस है ये। अब मेरे को खुद बताओ कि इनमें से फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करके देखोगे तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दूर तक जाएगा, मतलब जो लेंस पतला होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा आधा, ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मोटे लेंस को देखोगे तो इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो बहुत ही छोटा सर्कल बन के तैयार होगा और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा किसकी है, इस पतले वाले मिरर की, दैट इज इसकी पावर कम होगी। पावर मतलब अगर इसके पास जैसे लाइट रे आ रही है तो इसको बहुत दूर जाके कन्वर्ज कर पाएगा। लेकिन ये मोटा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम है इसलिए इसकी पावर बढ़ेगी। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप देख रहे हो ना, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर घटती है और जिसकी फोकल लेंथ घटती है उसकी पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर इस लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा है, मतलब अगर कोई लाइट रे दूर से आ रही है तो इसको बहुत जल्दी अपने इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये इन दोनों का पावर रिलेशन है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ, तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास अब कॉनकेव लेंस है, तो ये ऐसा हो गया, और दूसरा मैं मान लेता हूँ दूसरा इतना सा पतला सा है, ये हमारा दूसरा लेंस हो गया। तो इसमें भी अगेन वही सेम चीज़ होगी। अब इसकी जो फोकल लेंथ होगी, देखो ये क्या होगा, ये जल्दी ऐसे पास में सर्कल बन जाएगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करोगे तो मतलब बहुत दूर तक ये सर्कल जाएगा। तो अगेन अगर इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, और अगर इसकी पावर कम है मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर कम हो जाएगी। इसके पास अगर कोई लाइट रे जैसे आती है तो ये इसको बहुत जल्दी डाइवर्ज कर देगा, लेकिन इसके पास कोई लाइट रे आएगी तो ये बहुत दूर जाके डाइवर्ज करेगा। मतलब ऐसा आपका डिफरेंस हो गया। तो बेसिकली ये जो पावर होती है किसी भी लेंस की कि वो कितनी जल्दी लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करा जा रहा है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्ज करेगा और अगर कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। तो ये जो बेसिकली डिग्री है, बेसिकली उसकी जितनी पावर है एक लेंस की कि वो उसको कैसे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, किस हद तक, उसको हम कहेंगे पावर। एक कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा मानो कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब कि 1/- में कुछ भी वैल्यू अंदर आ रही है, ठीक है, तो अगर देखो माइनस में आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायोप्टर जाएगा वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे फोकल लेंथ नेगेटिव है इसी वजह से उसका जो पावर है वो भी नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसी वजह से इसकी जो पावर है वो भी आपकी पॉजिटिव है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से निपट चुका है। चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी निपटी है, मतलब मैंने आपको थ्योरी सारी की सारी समझा दी है। अभी भी इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 3 के लिए वेट करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जितने भी NCERT
और एग्जाम्पलर के अंदर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स है सब के सब कवर करेंगे। तो वो लेक्चर इज़ गोना बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि भाई देखो थ्योरी पढ़ना पहले ज़रूरी है, तभी तो जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। सो टिल देन आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप उस फ्यूचर वीडियो को मिस ना करो। भाई न्यूमेरिकल ज़रूरी हैं। एंड टिल देन मैं हूँ आदित्य तोमर, आप लोगों से विदा लेता हूँ। हैप्पी लर्निंग।